आज 11 मार्च 2026 है। पूरे इंडिया में हजारों लोगों के लिए कल सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक हिसाब का दिन है। कल कोडरमा झारखंड में एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग बॉट ब्रो और बोट अल्फा माइन क्रिप्टो नाम के प्रोजेक्ट्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर से जुड़ी है। ये नाम कभी बहुतों के लिए एक सुनहरे फ्यूचर का मतलब थे। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एआई ड्रिवन ट्रेडिंग की कॉम्प्लेक्स दुनिया के जरिए पैसा बनाने का वादा किया था। लोगों को बताया गया कि उनका पैसा उनके लिए काम करेगा, हर महीने 5 से 6% का रिटर्न देगा। यह एक सपने जैसा लगता था, एक मॉडर्न डे मैजिक लैंप जो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट से सभी फाइनेंशियल वरीज को हल कर सकता था। प्रोजेक्ट्स को बहुत सोफिस्टिकेशन और फ्लेयर के साथ पेश किया गया था। प्रोमोटर्स ने सेमिनार्स किए, ग्लॉसी प्रेजेंटेशंस दिखाए और लेजिटिमेसी का ऑरा बनाने के लिए टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेडिंग करने वाले पावरफुल एआई बॉट्स और इन्वेस्टर्स के लिए लगातार काम करने वाले मैसिव क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स की बात की। यह नैरेटिव बहुत अट्रैक्टिव था, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कन्वेंशनल सेविंग्स इन्फ्लेशन से कम हो रही थी। वादा सिंपल था, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करो और इसे एफर्टलेसली बढ़ते हुए देखो। एक टीचर, एक स्मॉल शॉप ओनर या एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यह अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने, अपने बच्चों की एजुकेशन को फंड करने या बस फाइनेंशियल एंजाइटी से मुक्त जीवन जीने का एक मौका था। इन अट्रैक्टिव प्रॉमिसेस के कारण अनगिनत लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी। अमाउंट्स अलग अलग थे, लेकिन कहानियां दिल दहला देने वाली थीं। कुछ ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरों ने 1 लाख से ज्यादा लगाए और कई लोगों ने फैमिली और फ्रेंड्स से रिसोर्सेज इकट्ठा करके और भी बड़ी रकम इन्वेस्ट की। उन्होंने एजेंट्स पर ट्रस्ट किया, जो अक्सर उनके अपने कम्युनिटीज से ही होते थे। इन एजेंट्स ने सक्सेस स्टोरीज और अर्ली इन्वेस्टर्स से पेमेंट प्रूफ्स के साथ एक फुल प्रूफ सिस्टम की तस्वीर पेश की। इनिशियल मंथली रिटर्न्स, जो अक्सर समय पर दिए जाते थे, ने इस ट्रस्ट को और मजबूत किया। इससे बिलीफ का एक साइकिल बन गया, जहां इनिशियल सक्सेस ने लोगों को और इन्वेस्ट करने और दूसरों को इसमें शामिल करने के लिए एनकरेज किया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके सपने किस कमजोर बुनियाद पर बनाए जा रहे थे। इन इन्वेस्टर्स को यह नहीं पता था कि वे एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड ट्रैप में फंस रहे थे। जो प्रोजेक्ट्स समृद्धि के गेटवेज लगते थे, वे कथित तौर पर एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम का हिस्सा थे। अर्ली इन्वेस्टर्स को दिए गए हाई रिटर्न्स किसी रियल क्रिप्टो माइनिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं आए थे। इसके बजाय उन्हें नए इन्वेस्टर्स से आने वाले फ्रेश कैपिटल से फंड किया गया था। इससे एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज का इल्यूजन पैदा हुआ, जबकि ऑपरेशन के मास्टरमाइंड्स चुपचाप फंड्स को निकाल रहे थे। जो सपना इतनी कन्विंसिंगली बेचा गया था, वह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड्स था, जिसका कोलैप्स होना तय था और यह टूटी हुई उम्मीदों और खाली बैंक अकाउंट्स का निशान छोड़ गया। ट्रबल के पहले साइंस तब सामने आने लगे जब इन्वेस्टर्स ने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की कोशिश की। मंथली रिटर्न्स तो आ रहे थे, लेकिन कोर इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना बिल्कुल अलग कहानी थी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर्स के पास एक सिस्टम था, लेकिन वह डिलेज और एक्सक्यूजेस का सिस्टम था। शुरू में इन्वेस्टर्स को बताया गया कि वे एक निश्चित लॉक इन पीरियड के बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। हालांकि जब वह समय आया तो गोल पोस्ट्स बदल दिए गए। पहली बड़ी डिले मिड 2025 के आसपास अनाउंस की गई। विथड्रॉवल विंडो, जो मूल रूप से सितंबर से दिसंबर 2025 के लिए प्रॉमिस्ड थी, अचानक आगे बढ़ा दी गई। यह ट्रस्ट की दीवार में पहली दरार थी। जैसे जैसे 2025 खत्म होने वाला था, एंग्जाइटी बढ़ती गई। प्रॉमिस्ड दिसंबर जनवरी विथड्रॉवल पीरियड आया, लेकिन पैसा नहीं आया। इसके बजाय इन्वेस्टर्स को और एक्सक्यूजेस और टाइमलाइन में एक और शिफ्ट मिला। प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ने डिले के कारणों के रूप में टेक्निकल ग्लिचेस, सिस्टम अपग्रेड्स और रेगुलेटरी हर्डल्स का हवाला दिया। उन्होंने सभी को अश्योर किया कि ये टेम्पररी सेटबैक्स हैं और फंड्स सिक्योर हैं। नई डेडलाइन जनवरी से मार्च 2026 के लिए तय की गई थी। हर बीतते दिन और हर नए बहाने के साथ
इनिशियल कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे रही थी कम होने लगी और उसकी जगह डाउट और फियर का एक गहरा एहसास ले लिया। सपना धीरे धीरे एक नाइटमेयर में बदल रहा था। जो ट्रस्ट कभी इन प्रोजेक्ट्स की नींव था, वह इन बार बार की पोस्टपोनमेंट्स के साथ पूरी तरह से ढह गया। जिन इन्वेस्टर्स ने कभी उत्साहपूर्वक इस स्कीम को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बढ़ावा दिया था, वे अब एक मुश्किल स्थिति में थे। वे सिर्फ विक्टिम्स नहीं थे, वे फाइनेंशियल लॉस की एक चेन में अनजाने एजेंट्स भी थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कभी सेलिब्रेटरी मैसेजेस और सक्सेस स्टोरीज से भरे रहते थे, अब फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डेस्परेशन के फोरम्स बन गए। लोग अपनी हार्डशिप की कहानियां साझा करने लगे, प्रोजेक्ट लीडर्स पर क्वेश्चन उठाने लगे और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करने लगे। जो स्मूथ टॉकिंग प्रमोटर्स कभी आसानी से एक्सेसिबल थे, वे अचानक डिस्टेंट और अनरिस्पॉन्सिव हो गए। उनके फोन्स स्विच्ड ऑफ हो गए या उनके रिप्लाईज वेग हो गए। अब जैसा कि हम प्रॉमिस्ड मार्च डेडलाइन की पूर्व संध्या पर खड़े हैं, स्थिति गंभीर है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का एक भी रुपया वापस नहीं मिला है। डेट्स के लगातार बदलते रहने ने प्रोजेक्ट के लीडरशिप में किसी भी रिमेनिंग फेथ को खत्म कर दिया है। जिसे कभी टेम्पररी टेक्निकल इशू के रूप में डिसमिस किया गया था, उसे अब व्यापक रूप से एक डिलिबरेट एक्ट ऑफ डिसेप्शन के रूप में देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ अपने प्रॉफिट्स की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वे अपनी हार्ड अर्न्ड कैपिटल की वापसी के लिए प्लिया कर रहे हैं। उनका पेशेंस खत्म हो गया है और उनकी होप अब एक धागे पर टिकी है जो कल कोडरमा में होने वाली मीटिंग के आउटकम से जुड़ी है। ट्रस्ट और फाइनेंशियल डिस्पेयर के इस बढ़ते संकट के बीच 12 मार्च 2026 को कोडरमा में एक मीटिंग की घोषणा हजारों इन्वेस्टर्स के लिए एक फोकल पॉइंट बन गई है। यह गैदरिंग सिर्फ एक रूटीन अपडेट नहीं है, यह कॉन्फ्रंटेशन और पोटेंशियल रेजोल्यूशन का एक क्षण है। इसमें झारखंड और पड़ोसी राज्यों के बड़ी संख्या में अफेक्टेड इन्वेस्टर्स के साथ साथ प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के भी शामिल होने की उम्मीद है। बहुतों के लिए यह उन लोगों से सीधे जवाब पाने का आखिरी मौका है जिन्होंने उनका पैसा लिया था। माहौल होप और एप्रीहेंशन के मिश्रण से भरा है। क्या यह मीटिंग आगे बढ़ने का एक क्लियर पाथ प्रदान करेगी या यह एम्प्टी एश्योरेंसेस का एक और सेशन होगा? इन्वेस्टर्स के लिए प्राइमरी एजेंडा सिंपल और डायरेक्ट है। उनके पास 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनके अर्जेंट आंसर्स की जरूरत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपना पैसा कब वापस मिलेगा? वे अब वेग टाइमलाइंस या टेक्निकल जार्गन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट की वापसी के लिए एक कॉन्क्रीट नॉन निगोशिएबल स्केड्यूल चाहते हैं। बार बार की डिलेज ने उन्हें किसी भी ऐसे प्रोमिसेस से सावधान कर दिया है जो इमीडिएट वेरीफाएबल एक्शन से बैक्ड नहीं है। वे जानना चाहते हैं कि विथड्रॉवल प्रोसेस आखिरकार कब शुरू होगी और अगर ऐसा होता है तो इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। डिमांड क्लैरिटी और एक फर्म कमिटमेंट के लिए है, न कि एक और कहानी के लिए। दूसरा जरूरी सवाल यह है, इतनी महत्वपूर्ण और लंबे समय तक डिले क्यों हुई है? इन्वेस्टर्स मल्टीपल डेडलाइंस को पूरा करने में फेलियर के लिए एक ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। क्या यह जेन्युइन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण था, जैसा कि दावा किया गया था, या इसमें अन्य अधिक सिनिस्टर रीजंस थे? वे प्रोजेक्ट की ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ को समझना चाहते हैं। क्या फंड्स का मिसमैनेज किया गया है? क्या वे इंटरनेशनल अकाउंट्स में फंसे हुए हैं? या सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या वे पहले ही जा चुके हैं? अकाउंटेबिलिटी महत्वपूर्ण है और इन्वेस्टर्स उन घटनाओं का पूरा डिस्क्लोजर चाहते हैं जिनके कारण वे इस प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गए जहां उनकी लाइफ सेविंग्स बंधक हैं। आखिर में इन्वेस्टर्स बॉटब्रो और बोटल्फा प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या ऑपरेशंस जारी रखने की कोई जेन्युइन प्लान है या पूरा एंटरप्राइज कोलैप्स हो रहा है? अगर प्रोजेक्ट्स जारी रखने हैं तो उनके फंड्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या गारंटीज दी जा रही हैं? और अगर प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं तो हर इन्वेस्टर को रीपे करने के लिए लिक्विडेशन प्लान क्या है? ये सवाल वाइटल है क्योंकि वे यह निर्धारित करते हैं कि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर रिटर्न्स के लिए थोड़ी होप रखनी चाहिए या केवल अपनी इनिशियल कैपिटल रिकवर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कोडरमा में मीटिंग इन जवाबों की डिमांड करने और सामूहिक रूप से अपनी अगली कोर्स ऑफ एक्शन तय करने का उनका प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स अपने लॉसेस से जूझ रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक वास्ट मल्टी स्टेट स्कैम को उजागर करना शुरू कर दिया है। बॉटब्रो और बोटाल्फा प्रोजेक्ट्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं। उन्हें QFX, YFX और क्रॉस अल्फा जैसे विभिन्न नामों के तहत ऑपरेट होने वाले एक बड़े फ्रॉडुलेंट नेटवर्क का हिस्सा माना जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ED की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। कोई रियल AI बॉट ट्रेडिंग या लार्ज स्केल क्रिप्टो माइनिंग नहीं थी। पूरा ऑपरेशन एक नाटक था जिसे नए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनके पैसे का इस्तेमाल तब अर्लियर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने के लिए किया जाता था, जिससे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का फॉल्स इंप्रेशन पैदा होता था, जबकि मास्टरमाइंड्स खुद को अमीर बना रहे थे। इस डिसीट के वेब के केंद्र में लेविश चौधरी नाम का एक आदमी है, जिसे नवाब के नाम से भी जाना जाता है। दुबई में रहने वाला चौधरी इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। वह बहुतों के लिए प्रोजेक्ट का चेहरा था। जूम कॉल्स और ऑनलाइन सेमिनार्स का इस्तेमाल करके अपनी कैरिज्मेटिक और सीमिंगली नॉलेजेबल प्रेजेंटेशंस के साथ इन्वेस्टर ट्रस्ट बनाता था। हालांकि वह अब एक फ्यूजिटिव है, जो न केवल इस मामले में बल्कि हिमाचल प्रदेश में एक और 500 करोड़ रुपए के क्रिप्टो स्कैम के संबंध में भी वांटेड है। ED की इन्वेस्टिगेशन ने फंड्स के फ्लो को ट्रैक किया है, जिससे पता चला है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया गया पैसा क्रिप्टो करेंसी, खासकर USDT में कन्वर्ट किया गया था और UAE में लॉन्ड्रिंग किया गया था, जहां कथित तौर पर इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टीज खरीदने और एक लैविश लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए किया गया था। लॉ एनफोर्समेंट क्रैकडाउन के कारण कई हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स हुए हैं, जिससे स्कीम के इनर वर्किंग्स में महत्वपूर्ण इनसाइट्स मिले हैं। 17 सितंबर 2025 को हरिंदर पाल सिंह नाम के एक टॉप एजेंट को अरेस्ट किया गया। उसकी इंटरोगेशन ने अथॉरिटीज को उत्तर प्रदेश के नवाब हसन तक पहुंचाया, जो एक और की फिगर था और ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव का टाइटल रखता था और 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के नेटवर्क का मैनेजमेंट करता था। हसन को ED ने 26 सितंबर 2025 को अरेस्ट किया था। अपनी कस्टडी के दौरान उसने कथित तौर पर एडमिट किया कि पूरा ऑपरेशन एक पॉन्जी स्कीम था। उसके रेजिडेंस से 99,23,000 रुपए नकद जब्त किए जाने से फ्रॉड का स्केल और भी पुख्ता हो गया। ये अरेस्ट केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। ED हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और असम सहित कई राज्यों में दायर कई FIRs की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धुबरी, असम में एक रिलेटेड केस में मार्च 2025 में लेविश चौधरी से जुड़े 2 व्यक्तियों को 200 करोड़ रुपए के स्कैम के लिए अरेस्ट किया गया था। व्यापक इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में ED ने करोड़ों रुपए की एसेट्स अटैच की है, जिसमें 351 करोड़ रुपए वाले 125 बैंक अकाउंट्स और 9 करोड़ 49 लाख रुपए की 43 इमूवेबल प्रॉपर्टीज शामिल हैं। हालांकि ये एक्शंस प्रोजेक्ट्स के फ्रॉडुलेंट नेचर की पुष्टि करते हैं, लेकिन वे विक्टिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाते हैं। क्या इस जब्त किए गए पैसे में से कुछ भी कभी उन तक वापस पहुंचेगा? जैसे ही 11 मार्च को सूरज ढलता है, हजारों घरों में एक साफ एंग्जाइटी महसूस होती है। कल कोडरमा में होने वाली मीटिंग एक क्रिटिकल पॉइंट है। महीनों से इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी के सागर में नेविगेट कर रहे हैं, टूटे वादों और कम होती उम्मीदों से चिपके हुए हैं। अब वे एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। इस मीटिंग का आउटकम उन्हें या तो एक लाइफलाइन दे सकता है, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए एक क्लियर प्लान, या यह उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर सकता है, उन्हें एक लंबी और कठिन लीगल बैटल की ओर धकेल सकता है। उनकी उम्मीदें सिंपल हैं। वे प्रोजेक्ट लीडर्स से एक ऑफिशियल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट चाहते हैं जो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करे और एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन पेश करे। एक पॉजिटिव आउटकम कैसा दिखेगा? आइडियली प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिंसिपल विथड्रॉवल के लिए एक डेफिनेटिव और इमीडिएट टाइमलाइन पेश करेंगे। इन्वेस्टर्स एक फेज्ड
लेकिन रैपिड रीपेमेंट प्लान की तलाश में हैं। शायद स्मॉलर इन्वेस्टर्स से शुरू करके या उन लोगों को प्रायोरिटाइज करके जिन्हें बहुत जरूरत है। एक आइडियल अपडेट में विथड्रॉवल प्रोसेस की स्टार्ट डेट और एक क्लियर स्केड्यूल शामिल होगा जो आगे किसी भी बदलाव के अधीन नहीं होगा। इसके अलावा वे डिलेज के एक ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करते हैं जो एविडेंस से बैक्ड हो और प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए एक फर्म कमिटमेंट, यदि कोई हो, नए सेफगार्ड्स के साथ। कोई भी अनाउंसमेंट फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड और ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस। हालांकि चिंताएं भी उतनी ही पावरफुल हैं। इन्वेस्टर्स को डर है कि मीटिंग एक और स्टॉलिंग टैक्टिक हो सकती है। उन्हें डर है कि उन्हें और एम्प्टी प्रॉमिसेस या कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए और समय खरीदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक गहरी चिंता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स शायद आएंगे ही नहीं, या अगर वे आते भी हैं तो उनके पास कोई बाइंडिंग कमिटमेंट्स करने का अथॉरिटी नहीं होगा। वाइड स्प्रेड अरेस्ट्स की खबर और लॉ एनफोर्समेंट द्वारा पोंजी स्कीम की पुष्टि ने बहुतों को यह महसूस कराया है कि उनका पैसा पहले ही खो चुका है। डर यह है कि मीटिंग बस इसकी पुष्टि करेगी, जिससे उनके पास लीगल केसेस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक ऐसी प्रोसेस जो अक्सर स्लो, एक्सपेंसिव और रिकवरी की कोई गारंटी नहीं देती है। अल्टीमेटली, जैसा कि इन्वेस्टर्स कोडरमा से खबर का इंतजार कर रहे हैं, उनका कलेक्टिव फ्यूचर दांव पर लगा है। वे मीटिंग के बाद किसी भी ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करेंगे। एक क्रेडिबल अपडेट, एक साइंड ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा जिसमें एक क्लियर विथड्रॉवल स्केड्यूल होगा और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या कम्युनिकेशन चैनल्स पर पोस्ट किया जाएगा। इससे कम कुछ भी, जैसे अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस या लोकल एजेंट्स से वर्बल प्रॉमिसेस पर शायद डाउट किया जाएगा। जिन लोगों ने बॉट ब्रो और बॉट अल्फा में इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक बेहतर जीवन के सपनों के साथ ऐसा किया। कल उन्हें पता चलेगा कि इस कोलोसल फाइनेंशियल डिजास्टर के मलबे से उस सपने का कोई भी हिस्सा बचाया जा सकता है या नहीं। पूरा देश देख रहा है।